नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर SM लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आहार और पोषण पढ़ने के बाद में बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं मैं, मानव में रोग। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मानव में जो रोग है ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे UPSC से लेकर स्टेट लेवल के जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में पूछा जाता है। साथ ही जो रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ही ये टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये एक सामान्य जानकारी भी ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी रोग फैलते हैं, मनुष्य के अंदर जो भी रोग फैलता है वो उसका कारण क्या है, किस तरीके से उससे बच सकते हैं, उसका क्या उपाय है ना, उसके क्या लक्षण आते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में मानव रोग के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो रोगों का कारण क्या होता है, यानी मनुष्य के अंदर जो रोग हैं वो किस किस कारण से होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रोगों का कारण, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य में रोग हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी रोग है वो हमें कुछ संक्रमणकारी रोगाणुओं के द्वारा होता है ज़्यादातर रोग। तो इसमें आप कह सकते हैं पहला जो रोगों का जो कारण है वो है संक्रमण, यानी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे रोग कारक होते हैं जो बाह्य वातावरण के अंदर हैं, वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और शरीर में पहुंच करके रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्रमण, यानी इन्फेक्शन। यानी एक तरीके से बाह्य कोई कारक है वो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर रहा है। तो जो संक्रमण है वो ज़्यादातर रोगों का मुख्य कारण संक्रमण ही होता है। तो संक्रमण में आप कह सकते हैं होता क्या है रियल में, तो बोले कोई रोगाणु होता है, रोगाणु जिसको आप जर्म कह सकते हैं। ये रोगाणु क्या करता है, बोले संक्रमण से बोले मानव शरीर में प्रवेश करता है। और मानव शरीर में जब ये रोगाणु प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, बोले मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये कोई भी आप कह सकते हैं रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से देखा कि कोई भी संक्रमणकारी या कोई भी रोगाणु है वो मानव शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से रोगाणु हैं। तो इनके नाम वैसे तो आप जानते हैं, तो आप कह सकते हैं ये जो रोगाणु हैं ये आप ज़्यादातर जैव कारक हैं। जैव कारक मतलब इनको हम जीवित कह सकते हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और इनके उदाहरण की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं जैसे जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक ऐसे ही आप कह सकते हैं विषाणु, यानी वायरस। ऐसे ही दोस्तों कवक, यानी जिसको आप फंगस कह सकते हैं एक वचन, या फिर बहुवचन फंजाई कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही और भी कारक हैं जिसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते और वो एक विशेष जंतुओं के समूह में आते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक कारक होता है। ठीक ऐसे ही कुछ कृमि होते हैं, कृमि यानी कीड़े यानी वर्म्स, जिनको हम हेलमिन्थ्स, बायोलॉजी की भाषा में हेलमिन्थ्स कहा जाता है। तो इस तरीके से जीवाणु कहें, विषाणु कहें, कवक कहें, प्रोटोजोआ या कृमि, ये सारे के सारे ऐसे जैव कारक हैं, यानी ऐसे जीवित हैं, ये जीव हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये मानव के शरीर में किसी भी प्रकार से प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य में ज़्यादातर रोगों का जो मुख्य कारण क्या है, संक्रमण। और संक्रमण किसके द्वारा, रोगाणु के द्वारा। और ये रोगाणु क्या होते हैं, जैव कारक होते हैं, यानी जीवित पदार्थ होते हैं। और ये जीवित पदार्थ कौन कौन से हैं, बोले बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना, प्रोटोजोआ और कृमि। तो आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ऐसे ही कवकों, प्रोटोजोआ और कृमि के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रोगों का जो प्रमुख कारण है वो क्या होता है, संक्रमण। ऐसे ही दोस्तों रोगों का दूसरा कारण क्या हो सकता है, और
तो यहाँ रोगों का जो दूसरा कारण है वो है आनुवंशिकता, यानी आप कह सकते हैं जो जेनेटिक्स है, यानी आप कह सकते हैं जेनेटिक्स, यानी आपके माता पिता से, यानी हर मनुष्य के अंदर माता पिता से जो लक्षण आते हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से आते हैं, और गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आनुवंशिकता संबंधित, यानी आप कह सकते हैं कि माता पिता से जो रोग है वो किसमें आ जाता है, संतान में आ जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकी कारक बोलेंगे, यानी आनुवंशिकता भी एक तरीके से कारक है। अब ये जो आनुवंशिकता है ये दो प्रकार की हो सकती है यहाँ पर। एक तो आप कह सकते हैं हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, गुणसूत्रों से संबंधित हो सकती है ये, यानी जितने भी आपने सुना होगा मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। तो गुणसूत्रों से संबंधित विकार या फिर डिसऑर्डर होते हैं, यानी क्रोमोसोम से संबंधित डिसऑर्डर्स। ऐसे ही दूसरा जो है वो है जीन से संबंधित डिसऑर्डर, यानी इन गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। तो देखिए, गुणसूत्रों से विकार आ जाता है, गुणसूत्रों में कोई विकार आ जाता है, उससे संबंधित भी रोग उत्पन्न हो जाता है, और या फिर जीन के अंदर कुछ विकार आ जाता है, उससे संबंधित भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कई रोग हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। जैसे गुणसूत्रों से संबंधित बात करें तो आपने एक बहुत ही प्रचलित नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम, जो आप कह सकते हैं हम इनको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं गुणसूत्रों से संबंधित विकार में। ऐसे जीनों से संबंधित रोगों में आपने पढ़ा होगा कि वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो रोग हैं, ये रोग हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, यानी माता पिता में अगर ये रोग होते हैं तो गुणसूत्रों के माध्यम से या जीनों के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, और इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा जो कारण है रोग होने का वो हो गया आनुवंशिकता। ऐसे ही आप कह सकते हैं तीसरा जो कारण है वो है, काफ़ी फेमस कारण है, वो भी आप कह सकते हैं कि पोषण से संबंधित कारक, यानी इसको आप डायरेक्ट चाहें तो आप कह सकते हैं कि पोषण की कमी, यानी खाना पीना ढंग से नहीं खाएंगे, बड़े ये तो हम भी जानते हैं, यानी खाना पीना अगर ढंग से नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर आप कह सकते हैं कई रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं पोषण, हमने आहार पढ़ चुके हैं, भोजन के जो अवयव हैं वो पढ़ चुके हैं, और उनकी कमी से रोग भी बता चुके हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो। ऐसे ही हमने विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, खनिज लवण की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पोषक पदार्थों की कमी से, पोषक पदार्थों की कमी से आप कह सकते हैं मानव शरीर में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों को हम विशेष नाम देंगे आगे, इनको बोलेंगे हम अभाव रोग, यानी कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी डिजीजेज। यानी अभाव रोग का मतलब है डेफिशिएंसी डिजीजेज, यानी किसी पर्टिकुलर, डेफिशिएंसी डिजीजेज का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पोषक पदार्थ की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी एक आप कह सकते हैं रोग होने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर आपने देखा कि संक्रमण, आनुवंशिकता और पोषण की कमी। तो संक्रमण का तो हमें कह सकते हैं कि हमारे बाह्य वातावरण में जो भी जैव कारक हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिनको हम रोगाणु कहते हैं, उनकी वजह से रोग हो जाते हैं। तो बहुत सारे रोगों को यहाँ पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी कैटेगरियां हैं। आनुवंशिकता से संबंधित रोग ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे जो जीन है उनमें ही डिफेक्ट आ गया है। तो आप कह सकते हैं ये माता पिता से हमें मिलते हैं। पोषण की कमी से, यानी अगर हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर पोषक पदार्थों की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो आप कह सकते हैं हमारे शरीर में अभाव रोग हो जाएंगे, न्यूनता जनित रोग हो जाएंगे, कमी से होने वाले रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे। तो ये 3 कारक हैं, प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा भी और कारक हैं। तो दोस्तों देखिए, चौथा जो कारक है वो है हमारे शरीर में कुछ जैव रसायन होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, वो भी एक तरीके से रोगों का कारण होते हैं। यानी जैव रासायनिक कारक का मतलब ये है कि जो बायोकेमिकल्स हैं, है ना, कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स होते हैं, यानी ऐसे केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं,
और उनकी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, उससे भी आप कह सकते हैं कई रोग हो जाते हैं। तो जैव रासायनिक कारक किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, तो हम कहेंगे जैव रसायनों की कमी, जैव रसायनों की कमी या अधिकता, दोनों ही हो सकते हैं, अधिकता से उत्पन्न रोग। तो ऐसे रोग होते हैं जो आप कह सकते हैं किसी जैव रसायन यानी शरीर में पाए जाने वाले रसायन की ही कमी या अधिकता हो जाए उसकी वजह से होते हैं। तो यहां पर ये जैव रसायन कौन कौन से हैं, तो इसमें आप सबसे प्रमुख तो आप कह सकते हैं हार्मोन होते हैं हमारे रक्त में, जो विभिन्न ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं, ये हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। तो हार्मोन होते हैं, उनकी कमी या अधिकता हो जाए उसकी वजह से भी रोग होते हैं। और ऐसे ही हमारे शरीर में, रक्त में और कोशिकाओं में एंजाइम्स होते हैं, तो किसी विशेष एंजाइम की कमी या अधिकता से भी रोग हो सकता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर यूरिक अम्ल बनता है ना, इस यूरिक अम्ल की अधिकता या इसके जमाव होने से भी एक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख जो जैव रसायन है वो है हार्मोन, और इससे संबंधित बहुत सारे रोग हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैव रसायन भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे ही चौथा कारक है वो है बहिर्जात रासायनिक कारक। अब देखो यहां पर हमने जैव रसायन नहीं बोला, पहले में बोला जैव रासायनिक कारक, अब की बार बोला है बहिर्जात रासायनिक कारक, यानी एक्सोजीनस केमिकल्स, यानी ऐसे रसायन जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी वो जीवित पदार्थ नहीं है, लेकिन वो ऐसे रसायन हैं जो बाहर से प्रवेश करते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं, उनको हम बोल देते हैं बहिर्जात, है ना, बहिर्जात रासायनिक कारक, यानी एक्सोजीनस केमिकल्स। अब यहां पर रोग किस प्रकार से होगा कि कोई बाह्य रसायन है, ये बाह्य रसायन शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देता है, यानी ये जीवित नहीं है लेकिन फिर भी शरीर में प्रवेश करता है और रोग उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों आजकल ये काफी प्रचलित कारक है। आपने एलर्जी नाम सुना होगा कि फलाने को एलर्जी है, नाकों में छींकें आ रही है, नाक में जलन होती है ना, नाक में पानी बहता रहता है, ठीक है ना। तो वो जो एलर्जी है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं यहां पर जो एलर्जी है इसका प्रमुख उदाहरण हो गया। तो यानी एलर्जी यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो बाहर से आते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके वो एक तरीके से समाहित नहीं हो पाते हैं, यानी वहां रह नहीं पाते, हमारा शरीर उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करता है और उस प्रतिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, एलर्जी। तो ये जो बाह्य रसायन है, इन बाह्य रसायनों के प्रति आप कह सकते हैं शरीर प्रतिक्रिया करता है, मतलब रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, एलर्जी। और उस शरीर के द्वारा उस बाहर से आए हुए रसायन के प्रति जो क्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, जो एलर्जी होती है, उसके कारण कई लक्षण आते हैं, जैसे छींकें आना, नाक में पानी आना, नाक में खुजली चलना, त्वचा पर भी आप कह सकते हैं खुजली चलना, फफोले हो जाते हैं। तो ये बहिर्जात कारकों की वजह से ही होता है। ऐसे ही नेक्स्ट कारक और क्या होता है, बोले एक कारक होता है कि जीवन शैली भी अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण कारक है आज के जमाने में, यानी लाइफस्टाइल, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। जो लोग जानबूझ के लेट सोते हैं और जानबूझ के ही लेट उठते हैं, सुबह देरी से उठते हैं, है ना। कई ऐसे भी होते हैं, कई महानुभाव जो सुबह 9-10 बजे तक उठते नहीं हैं, तो वो अपनी जीवन शैली को उन्होंने बदल लिया है। तो एक तो उठने की वजह से, लेट उठने की वजह से, दूसरा ही कई लोग ऐसे हैं जो खूब खाते हैं, अनाप शनाप कुछ भी खा लिया, बर्गर, पिज्जा, है ना, समोसा, कचौरी, कुछ भी खाते रहते हैं, यानी वो ये ध्यान नहीं देते हैं हमें क्या खाना है। हमने आहार वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हमें क्या खाना है। तो अगर वो ध्यान नहीं देते हैं और अनाप शनाप कुछ भी खाते रहते हैं, तो शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी और शरीर में कुछ फालतू की चीज़ चली जाती हैं, तो वो भी एक तरीके से जीवन शैली का ही भाग है। ऐसे ही कुछ लोग आप कह सकते हैं थोड़े बहुत आलसी भी होते हैं, उन्हें थोड़ा व्यायाम करने में या थोड़ा पैदल चलने में बहुत जोर आता है, तो वैसे लोग भी अपने
अपने आप में कह सकते हैं अपनी जीवन शैली को बदल चुके होते हैं। तो आप कह सकते हैं जीवन शैली का मतलब यहां पर है क्या है, बोले एक तो व्यायाम की कमी यानी एक्सरसाइज की कमी अगर होती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि अंधाधुंध खान पान, यानी कह सकते हैं जिसको अनावश्यक या फिर बहुत ज़्यादा यानी ओवर ईटिंग, यानी भरपेट खाना, यानी पेट कहने का मतलब भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, इसलिए वो यहाँ तक भरने की कोशिश करते हैं, हालांकि यहाँ तक कभी नहीं भरेगा, पेट फूलता ही जाएगा। तो ऐसे लोग यानी जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनमें व्यायाम की कमी होती है, देर रात से उठते हैं यानी देरी से उठते हैं, तो अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और इनके अंदर जो सबसे प्रमुख रोग है, यहाँ पर आप उदाहरण भी दूंगा, आप सभी सहमत होंगे, और वो है मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसको आम भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं, है ना। डायबिटीज या जो मधुमेह है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खाने से, व्यायाम कम करने से होता है। इसीलिए डायबिटीज को, मधुमेह को अमीरों की बीमारी कहते हैं, कि भाई अमीर आदमी है वो ही देर तक उठेगा क्योंकि उसको टेंशन नहीं है, और वो ही बहुत सारी चीज़ें खाएगा, ये बाजारी चीज़ें, है ना, क्योंकि उसके पास पैसा है। गरीब के पास तो पैसा नहीं है और सुबह मजदूरी पे जाएगा तो वो तो वैसे भी व्यायाम हो जाएगा, इसलिए उसको तो होने के चांसेस कम है। लेकिन जो ये मधुमेह रोग है ये जीवन शैली में बदलाव के कारण ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अन्य कारण भी हो सकते हैं, और उनमें एक कारण है कि बढ़ती उम्र के कारण विघटनकारी रोग हो जाते हैं। यानी विघटनकारी रोग का मतलब है डीजनरेटिव डिजीजेज। डीजनरेटिव यानी शरीर के अंदर कुछ भाग है वो नष्ट होने लगता है, तो डीजनरेटिव डिजीजेज यानी ऐसे रोग जिसके आप कह सकते हैं जिसमें हमारे शरीर का कुछ भाग है वो खराब होने लगता है, कम काम करने लगता है, उसमें कुछ क्षति हो जाती है, तो उनको बोलते हैं विघटनकारी रोग। और ये क्षति क्यों होती है, बोले बढ़ती उम्र के कारण, यानी बढ़ती उम्र के प्रभाव से, है ना। बढ़ती उम्र के प्रभाव से क्या होगा, बोले बढ़ती उम्र की प्रभाव से अंग विशेष जो यानी कोई भी अंग है, अंग विशेष में आप कह सकते हैं क्षति या फिर ह्रास होने लगता है। अब आप कह सकते हैं कोई अंग बढ़ती उम्र के कारण ही कमजोर हो जाता है, उसमें कुछ क्षति यानी डीजनरेशन होने लगता है, उसका विघटन होने लगता है, तो वो अंग कम काम करेगा। यानी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है उसके अंदर डीजनरेशन होगा यानी क्षति होगी, तो आप कह सकते हैं वो कम क्यों हो रही है, उम्र के प्रभाव के कारण वो उस अंग के अंदर ऑर्गन में कमी हो रही है, उस अंग के अंदर कोई क्षति हो रही है, डीजनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो अंग कम काम करेगा या उस अंग के संबंधित जो कार्य है वो प्रभावित होंगे। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं ऐसे रोग आप कह सकते हैं, एक तो याददाश्त से संबंधित जो अल्जाइमर रोग है, यानी दिमाग की जो आप कह सकते हैं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाएंगी या खत्म होने लगेंगी, तो आप कह सकते हैं याददाश्त से संबंधित रोग होता है जिसको अल्जाइमर रोग कह सकते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं अल्जाइमर रोग के अलावा हमारे जो शरीर के अंदर आर्थराइटिस नाम का रोग होता है, वो भी एक तरीके से डीजनरेटिव यानी हमारे शरीर, वैसे तो उसका प्रकृति तो अलग है लेकिन डीजनरेशन होता है, यानी जोड़ों के अंदर जो झिल्लियां हैं वो नष्ट होने लगती हैं। तो आर्थराइटिस जो रोग है, आर्थराइटिस रोग ये भी क्या है, एक तरीके से डीजनरेटिव डिजीज है। ऐसे ही हृदय से संबंधित रोग हैं, हृदय रोग। अब हृदय में कई प्रकार के रोग हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, एग्जाम्पल देते हैं, हालांकि आगे पढ़ेंगे इनको। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी बढ़ती उम्र के कारण जब हम घी खाना नहीं छोड़ते हैं, फिर है ना बढ़ती उम्र में भी घी खाते हैं, तो हमारे जो रक्त वाहिनियां हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल या वसा का जमाव होने से आप कह सकते हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, यानी रक्त वाहिनियां वसा के जमाव से, कोलेस्ट्रॉल के जमाव से सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हृदय के अंदर रक्त आपूर्ति होना सब कम हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और हृदय से संबंधित अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सारे जो रोग हैं ये डीजनरेटिव या विघटनकारी रोग ही हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य या मूल कारक थे। इन कारकों के द्वारा हम सारे रोगों को पहचान सकते हैं कि किस किस के कारण ये रोग होता है। तो हमने यहाँ पर जो मुख्य कारक बताया वो तो था संक्रमण, उसके अलावा बताया आनुवंशिकता, इसके अलावा बताया पोषण की कमी। ये 3 तो मुख्य कारण थे। इसके बाद में जो जैव रासायनिक कारक हैं, यानी शरीर के अंदर कुछ जैव रसायनों की कमी या अधिकता होने से, ऐसे ही बाहर से कोई रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, ऐसे जीवन शैली में बदलाव आ गया, या फिर उम्र के कारण हमारे शरीर के अंग ही थोड़े कमजोर होने लगे, उनमें क्षति होने लगी, उनमें डिजनरेशन होने लग गया, जिसकी वजह से कोई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे रोगों के प्रकार, जो वास्तव में क्वेश्चन वहां से आता है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, रोगों के प्रकार यानी रोग कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक प्रश्न है और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो रोगों के प्रकारों की अगर हम व्याख्या करें या फिर 2 रोगों को हम विभेदित करें, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे रोग जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर में आ गए हैं उनको एक तरफ रख देंगे, और जन्म के बाद में जो इस वातावरण में रहते हुए हमारे शरीर में वो रोग उत्पन्न हुए हैं उनको एक अलग श्रेणी बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रोगों के जो प्रकार हैं, यहाँ 2 श्रेणियाँ हम बना सकते हैं। एक तो ऐसे रोग जो आप कह सकते हैं हमें जन्म से ही हमारे शरीर में हैं, यानी जिनको हम जन्मजात रोग कहेंगे, यानी जन्म के साथ ही हमारे शरीर में उत्पन्न हो गए। इनको दोस्तों अंग्रेजी के अंदर कंजेनिटल डिजीजेज कहते हैं, यानी जन्म के साथ में उत्पन्न होने वाले रोग, कंजेनिटल डिजीजेज। तो कंजेनिटल डिजीजेज यानी ऐसे रोग जो जन्म के साथ में ही उत्पन्न हुए हैं। तो जो जन्मजात रोग हैं, है ना, तो ये क्या है, ये ऐसे रोग जो जन्म से ही होते हैं, यानी हमारे शरीर में पहले से ही जन्म के साथ में ही उत्पन्न होते हैं। उन रोगों को हम क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग। अब देखिए, जो ये जन्मजात रोग है इसका कारण क्या है, यानी हमारे शरीर के अंदर आ तो गए लेकिन कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जन्मजात रोग का जो कारण है वो क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर जन्मजात रोग का जो प्रमुख कारण है वो तो ये है आनुवंशिक विकृति। आनुवंशिक विकृति यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर, यानी आप कह सकते हैं हमारे जीनों के अंदर ही अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए, हमारे गुणसूत्रों में ही कोई विकार आ जाए, तो उसके कारण ये रोग होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे रोग जो जन्म से ही होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, बोले मेन कारण होता है आनुवंशिक विकृति, यानी हमारे गुणों के अंदर, हमारे आनुवंशिक गुणों में ही कुछ विकार आ जाए। तो ये 2 प्रकार से आता है दोस्तों। यहाँ पर 2 प्रकार कैसे, कि आनुवंशिक विकृति 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ आनुवंशिक विकृति के दोनों प्रकारों की बात करेंगे। तो जो पहला जो प्रकार है वो तो है कि गुणसूत्रों से संबंधित विकार, यानी गुणसूत्रों के अंदर ही कोई विकार आ जाए। तो इससे संबंधित जो रोग हैं उनमें आपने बहुत सारे नाम सुनेंगे। इसमें डाउन सिंड्रोम, हालांकि हम इनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप कह सकते हैं जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे ही दोस्तों और भी कई नाम है ना। यहां पर हमें सिर्फ एक उदाहरण देना है, बाकी हम गुणसूत्रों से संबंधित रोगों को पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम वर्गीकृत कर रहे हैं कि रोगों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम जन्मजात रोगों में पहली श्रेणी बता रहे हैं कि आनुवंशिक विकृति से संबंधित रोग, जो खुद 2 प्रकार के हैं, गुणसूत्रों से संबंधित, और दूसरा है वो है जीनों से संबंधित, यानी रिलेटेड टू जीन्स। तो जीनों से संबंधित जो रोग हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी फेमस उदाहरण है, जिसमें एक है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे ही आपने हीमोफीलिया नाम सुना होगा,
जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग। ये यहाँ पर किसके उदाहरण हैं? जीन से संबंधित आनुवंशिक रोगों से। तो यहाँ पर जन्मजात रोग हैं, उनमें पहला कारण है आनुवंशिक विकृति, और आनुवंशिक विकृति से होने वाले दो प्रकार के रोग होते हैं कि गुणसूत्रों से संबंधित भी और जीनों से संबंधित भी रोग होते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो अगला कारण है कि जो बच्चा गर्भ में है तो उसकी कार्यकी के अंदर कुछ दोष आ जाए, कार्यकी या फिर डेवलपमेंटल विकास के अंदर दोष। यानी कार्यकी का मतलब है कि उस बच्चे के शरीर, जब उसका मां के गर्भ में उसका शरीर बन रहा है तो उसकी जो शारीरिकी है, यानी उसके अंदर जो फिजियोलॉजी है ना, उसके अंदर कार्यकी का मतलब है फिजियोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंटल रिलेटेड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा मां के गर्भ में है तो उसका विकास प्रॉपर नहीं होने से, या फिर विकास तो हो रहा है लेकिन उसकी अंदर जो फिजियोलॉजी चल रही है, उसके शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं उनमें ही कुछ विकार आ जाए, तो वो गर्भ के अंदर ही हो रहा है, इसलिए हम इनको जन्मजात रोग ही बोलेंगे। अब यहाँ पर एक फेमस उदाहरण है इस से संबंधित विकार का, इससे संबंधित एक रोग है और वो है हेयर लिप। हेयर लिप, हेयर यहाँ बाल वाला नहीं है, हेयर एक्चुअली खरगोश, HARE, हेयर लिप। खरगोश के लिप यानी होठ को आप देखेंगे तो जो बीच में से है ना कटे हुए रहते हैं। तो आपने ऐसे मनुष्य भी देखे होंगे कहीं कभी न कभी, जिसका होठ है ऊपर वाला बिल्कुल कटा रहता है, यानी यहाँ से हमारे तो ये जस्ट एक निशान सा है, यानी यहाँ पर एक दरार सी खांच सी दिखती है, उनके तो पूरा कटा हुआ ही रहता है, यानी दोनों अलग ही रहते हैं, इसलिए वो खरगोश जैसा है, इसलिए नाम दे दिया हेयर लिप। तो ये एक जन्मजात रोग है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि आनुवंशिक रोग भी हो सकते हैं और जो गर्भ के अंदर जो विकास से संबंधित दोष भी हो सकते हैं, और वो सारे के सारे जन्मजात रोग हैं। तो ये जन्मजात रोग तो कुछ ही हैं जो हम अलग से इनको पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम वर्गीकृत कर रहे हैं रोगों को। तो रोगों के प्रकार में पहला प्रकार था जन्मजात रोग, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो रोग है वो है उपार्जित रोग, यानी ग्रहित रोग, उपार्जित रोग, जो हमारे जन्म के पश्चात हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो रोग है वो है उपार्जित रोग। इस उपार्जित रोग को हिंदी के अंदर ग्रहित रोग भी कह सकते हैं, यानी हमने खुद ने ग्रहण किया है इनको। और वैसे उपार्जित रोगों को बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीजेज। देखो उपार्जन का मतलब होता है कमाना, तो हमने ये रोग कमाए हैं, यानी जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण के संपर्क में रहते हुए हमारे शरीर में ये उत्पन्न हुए हैं। तो अब यहां कह सकते हैं उपार्जित रोग क्या है, बोले जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण में रहते हुए, बाह्य वातावरण में यानी मां के गर्भ से बाहर आने के बाद में जो वातावरण में रहते हुए उत्पन्न होने वाले रोग। यानी अब हम बच्चे का जन्म हो गया है तो जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण में रहते हुए उत्पन्न होने वाले रोग, यानी जन्म के पश्चात जब मां के गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है तो वो इस वातावरण में आता है, और इस वातावरण में कई रोग उसमें उत्पन्न हो सकते हैं जो उसके जीवन पर्यंत उसमें हो सकते हैं। जन्म के समय यानी जन्म के समय और जब जैसे जैसे बड़ा होता है तब भी हो सकते हैं। तो अब इन रोगों में आप कह सकते हैं सारे रोगों को आप जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो कई बच्चों में से शिकायत आती है उसको निमोनिया हो गया है ना, उसको कुछ स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो गई है ना, उसको दस्त हो गए, उसको बुखार आ रहा है, कई कारण मतलब कई तरीके से कई रोग होते हैं। और वो रोग होते क्यों हैं कि जैसे वो बाह्य वातावरण में आता है उस वातावरण के अंदर ऐसे कारक हैं जो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और उसमें रोग उत्पन्न करेंगे। तो उन कारकों को हमने बताया था कि वो जैविक कारक हैं, यानी वो सूक्ष्म जीव हैं और वो शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा बाह्य वातावरण में रहते हुए हम अगर पोषण संबंधित विकृतियां भी आ सकती हैं कि हम पोषण प्रॉपर नहीं लेंगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे, तो उसकी कमी से भी आप कह सकते हैं कई रोग हो सकते हैं। तो मूल कारण तो ये दो ही है,
और भी अन्य कारण हैं जो संबंधित रोगों के साथ में आते जाएंगे, लेकिन मूल कारण क्या है कि संक्रमण और पोषण की कमी। तो जो उपार्जित रोग हैं इनका जो मूल कारण क्या है, इनका मूल कारण दोस्तों एक तो है संक्रमण यानी इन्फेक्शन, ठीक है ना, दूसरा पोषण की कमी, पोषण की कमी, ये दो मूल कारण हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य कारण हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इन मूल कारणों की कमी से, तो हम पोषण की कमी से होने वाले रोग पढ़ चुके हैं। अब संक्रमण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और अन्य रोग और कौन कौन से हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उपार्जित रोग, जो ग्रहित रोग हैं, जो जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण में रहने से हो रहे हैं, इनको भी हम आगे और वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी जो उपार्जित रोग हैं ये भी अनेक प्रकार के हैं। उपार्जित रोगों के प्रकार अगर पढ़ें तो ये भी, इनको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहली कैटेगरी तो ये बता देंगे साहब, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो इनको तो हम बोल देंगे संक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी ऐसे रोग जो संक्रमण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। अब इन्हीं को दोस्तों एक अन्य नाम दे सकते हैं, संचरण रोग भी इनको कह सकते हैं। संचरण रोग यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसलिए इनका नाम संचरण रोग हो गया। और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, संपर्क में आने से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो संक्रामक रोग या जो संचरण रोग है, इसकी मूल परिभाषा क्या हो गई, तो हम यहाँ परिभाषा तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब पता रहना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति से, व्यक्ति या फिर उसको रोगी कह सकते हैं, एक व्यक्ति या रोगी से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग, इनको हम क्या बोल देंगे, संक्रामक रोग। अब इसमें हम बहुत सारे उदाहरण पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर संक्रामक रोग के बाद में जो दूसरी कैटेगरी उसको पढ़ लेते हैं कि संक्रामक रोग तो यानी ऐसे रोग हो गए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसलिए उनको हम संक्रामक यानी इन्फेक्शियस या फिर संचरण रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब यहाँ पर ये फैलते क्यों हैं, तो यहां पर कह सकते हैं जो संक्रामक या जो संचरण रोग है, इसमें जो रोग कारक होता है, रोग कारक, ठीक है ना, ये रोग कारक आप कह सकते हैं जिसको हम रोगाणु बोलते हैं। ये रोगाणु शरीर में प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करता है ये रोगाणु, और फिर क्या है, रोग उत्पन्न कर देता है, रोग उत्पन्न करता है। तो यहां पर संक्रामक रोग के अंदर बेसिकली जो रोग कारक हैं, जो रोगाणु हैं यानी जो जर्म्स हैं, वो शरीर में प्रवेश करेंगे और उस स्वस्थ व्यक्ति में रोग उत्पन्न कर देंगे। अब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, इसलिए इनको हमने संक्रामक बोल दिया, इसलिए उनका संचरण रोग बोल दिया इनका नाम। तो अब यहां पर दूसरे जो रोग हैं जो नहीं फैलते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, तो हम बोले दूसरे रोगों को नाम दे देंगे असंक्रामक रोग, यानी अब इनको हम कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं। या फिर इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं असंचरण रोग, यानी जैसे संचरण नाम दिया था ऊपर वाले को, तो इसको असंचरण रोग कह देंगे, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो अब इनको हम कह सकते हैं कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, यानी अब हम कह सकते हैं कि इसमें जो रोग कारक है वो कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, यानी उसमें कुछ और कारण है रोग का। सूक्ष्म जीव अगर होता
तो आप कह सकते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता था। लेकिन यहां पर सूक्ष्म जीव नहीं है, रोग का कारण कुछ और ही है, जैसे पोषण की कमी होना, जैसे उम्र की वजह से विघटन यानी डीजनरेशन होना, ऐसे ही बोल सकते हैं हमारे शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल्स हैं, जैव रसायन हैं, उनके अंदर कमी या अधिकता होना, ठीक है ना, ऐसे रोग इसके अंदर आएंगे। तो असंक्रामक रोग तो ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते ही नहीं हैं। इनको हम आगे अलग अलग पढ़ने वाले हैं कि संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। तो आपके नॉलेज के लिए तो उदाहरण यहां बता सकते हैं कि चाहे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, ऐसे कवक से होने वाले रोग, ऐसे आप कह सकते हैं कृमि जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग, सारे के सारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, इसलिए उनको हम संक्रामक रोग की श्रेणी में रखेंगे। इसके अलावा असंक्रामक रोग में हम अभाव रोगों को रखेंगे, जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ऐसे ही आप कह सकते हैं जैव रसायन की अधिकता या कमी से होने वाले रोग, जैसे हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, फैलते नहीं हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कैंसर होता है वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ऐसे ही हृदय रोग हो गए, वो भी नहीं फैलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं जो सिंपल एग्जांपल मधुमेह, जो डायबिटीज है, वो भी नहीं फैलता है। एलर्जी वाले भी रोग नहीं फैलते हैं। तो वो सारे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक होंगे। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उनको संक्रामक रोग कहेंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक कैटेगराइजेशन था कि रोगों के प्रकार, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्म से होने वाले रोगों के कारण हमने बताया कि आनुवंशिकता मूल कारण है। इसके अलावा बच्चा जब गर्भ में पल रहा है तो उसमें कुछ विकृति आ सकती है विकास से संबंधित। लेकिन जो उपार्जित रोग हैं, जो जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण में आने के बाद में हो रहे हैं, उनका मूल कारण संक्रमण या पोषण की कमी है। तो संक्रमणकारी कारक कौन कौन से होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंजाई, ऐसे ही आप कह सकते हैं जो कृमि हैं वो सारे के सारे संक्रमण कारक होते हैं और उनकी वजह से जो रोग होंगे उनको संक्रामक रोग कहेंगे। अब हम संक्रामक और असंक्रामक रोगों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए कहो और वैसे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नहीं है वो भी अगर कोई देख रहा है तो वो भी आप कह सकते हैं हमारे देश के अंदर ये स्वास्थ्य शिक्षा की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में रोग बड़े जल्दी से पनप जाते हैं, जल्दी से एक दूसरे में फैल जाते हैं, है ना। तो ये नॉलेज आपके काम में आएगा, आपकी सोसाइटी के अंदर रोगों को फैलने से रोकना और ऐसे आप कह सकते हैं रोग होने ही नहीं देना। तो ये नॉलेज अगर हमें होगा तो हम हमारी सोसाइटी को अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।